Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and I am back with a new topic of electromagnetic induction today. Let's watch. Today we are going to study the Lenz law and the direction of induced EMF. This is another interesting topic of electromagnetic induction. लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो ये लॉ और लॉज सारे इंपॉर्टेंट होते हैं. इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इन MCQs आ सकते हैं. लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अगर ये आ भी सकता है तो फिर एज अ शॉर्ट नोट आ सकता है. लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसके आने के चांस बहुत कम होते हैं क्योंकि फिज़िक्स में ज़्यादातर वो क्वेश्चंस एज अ लॉन्ग क्वेश्चन वो पूछते हैं आपसे जिनमें डेरिवेशन हो. और इस क्वेश्चन में चूँकि कोई डेरिवेशन नहीं है, जस्ट आप एक्सप्लेनेशन है, आप इसमें इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं और बाकी सारी एक्सप्लेनेशन और एंड पे एक कंक्लूजन. तो डेरिवेशन इसमें मिसिंग है. दैट्स वाई मैं इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो उस तरह से नहीं मैं देखती जिस तरह के बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आप अपनी फ़िज़िक्स की बुक में देखते हैं कि जिनमें डेरिवेशंस होती हैं. तो इसलिए हम इसे एज अ शॉर्ट नोट के तौर पे पढ़ेंगे. और आई होप है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक. आई होप आपको भी ये इंटरेस्टिंग लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट. लेंज लॉ एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF. सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देखें. इंट्रोडक्शन में आप ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप लिखें. अगर आप पेपर इसको राइट डाउन करें तो फिर इस तरह की चीज़ें नहीं लिखते कि इन द फिगर, इन द प्रीवियस सेक्शन, ये चीज़ें नहीं लिखते हम. तो इंट्रोडक्शन ये है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिराइव्ड अर्लियर. और वो क्या था? E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी. आपने कल इंड्यूस्ड EMF जो है उसका ये एक्सप्रेशन निकाला था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बाय यूजिंग द मोशनल EMF. आपने मोशनल EMF का फार्मूला यूज़ किया था और उससे फिर आपने फैराडे लॉ का ये इंड्यूस्ड EMF का कल हमने देखा. इसमें ये जो नेगेटिव साइन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि फैराडे लॉ कहता था कि इंड्यूस्ड EMF जो है वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के. और इफ़ देर आर n नंबर ऑफ कॉयल्स, अगर वहाँ पे अगर आप कॉयल के n नंबर ऑफ टर्न्स ले लें और जो आपका इंड्यूस्ड EMF है वो प्रोडक्ट है नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय और किसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का. ये जो नेगेटिव साइन उसमें आता था, आज हम इस सारी बात इस नेगेटिव साइन के बारे में ही करेंगे. तब भी मैंने आपको ये नेगेटिव साइन का उसके रिजल्ट में लिखवाया था. और जब से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक स्टार्ट हुआ है ये पूरे चैप्टर में मैंने आपको शुरू से एक बात कही है कि ये जो नेगेटिव साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस क्योंकि ये हमें डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट देता है. दैट्स वाई ये नेगेटिव साइन हमें बताता है कि कहाँ पे इंड्यूस्ड EMF, जिस डायरेक्शन में भी आप किसी मैग्नेट को या कॉयल को मूव कराते हैं जिससे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आता था. और हम हमेशा ये पढ़ते थे कि इंड्यूस्ड EMF और करंट जो है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है. तो यही सारी बात आज हम इन डिटेल पढ़ेंगे इस लेंस लॉ के अकॉर्डिंग. It has to do with the direction of the induced EMF. To determine the direction, we use a method based on the discovery made by the Russian physicist Heinrich Lenz in 1834. उसने ये डायरेक्शन के बारे में बताया. जो हम शुरू से बात कर रहे हैं ना, ये सारी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF और करंट जो है वो हमें लेंज लॉ से ही मिली है कि किस डायरेक्शन में करंट जो है वो इंड्यूस होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा अपने का से. ही फाउंड दैट द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज लीड्स टू एन इंड्यूस्ड करंट दैट अपोजेस थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट दैट चेंज इंड्यूसिंग द EMF. यानी उसने हमेशा ये बात की कि जिस डायरेक्शन में चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आता है तो जो इंड्यूस्ड EMF जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट होती है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होती है टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसकी वजह से वो चेंज आता है. ठीक है. और उस यहाँ से आप उसकी डेफिनेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ. द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच काजेज द करंट. अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स काज है और उस काज की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आपका काज है ना, उस काज की वजह से इफेक्ट क्या हो रहा है कि इंड्यूस करंट जनरेट हो रही है. तो इफेक्ट हमेशा अपने काज को अपोज करेगा. ठीक है. तो ये इस तरह से क्योंकि काज है आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उस काज की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है वो है इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रही है. तो इसका मतलब है इंड्यूस्ड करंट चूंकि हमेशा अपने जो काज है जो कि आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको अपोज करेगी. सो द इफेक्ट विल ऑलवेज अपोज इट्स काज. ये बेसिकली बात है. इफेक्ट है आपका, ये मैं इधर आपको बता भी देती हूँ. एक काज है वजह जिसकी वजह से कोई काम हो रहा है और एक होता है इफेक्ट. अब काज की वजह से इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो काज है आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स
और इस काज की वजह से हो क्या रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हो क्या रहा है, इफेक्ट हो रहा है। काज जनरेट्स द इफेक्ट ना, काज की वजह से इफेक्ट होता है, और काज क्या है यहाँ पे आपका, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब उसकी वजह से इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है जी, इफेक्ट हो रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट वो जनरेट हो रही है, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इज जनरेटेड। तो आज है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है वो है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो इफेक्ट है वो अपने काज को क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर आप काज राइट साइड पे ले लाएंगे तो इफेक्ट लेफ्ट साइड पे होगा, अगर काज अपवर्ड होगा तो इफेक्ट डाउनवर्ड होगा, अगर काज जो है वो क्लॉकवाइज होगा तो इफेक्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये मतलब है। तो इसका मतलब है कि इफेक्ट हमेशा अपने काज को अपोज करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई होगी, ठीक है। तो ये ही लेंस लॉ आपको कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच काजेज द करंट। उस चेंज को अपोज करेगी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगी जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट जो है वो जनरेट हुई है। अब ये आगे इसकी एक्सप्लेनेशन, ये मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपने डेफिनेशन ये पढ़ी, अब इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में क्या है, द लेंस लॉ रेफर्स टू द इंड्यूस्ड करंट एंड नॉट टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। बेसिकली जो आपका लेंस लॉ है वो इंड्यूस्ड करंट के बारे में है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। लेंस लॉ बेसिकली इंड्यूस्ड करंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, विच मीन्स दैट वी कैन अप्लाई डायरेक्टली टू द क्लोज कंडक्टिंग लूप्स और द कॉइल्स। हम उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्लोज लूप के अंदर जिसमें भी करंट जो है वो फ्लो कर सकती है। However, if the loop is not closed, we can imagine as if were closed, if it were closed, and then from the direction of the induced current, we can find the direction of the induced EMF. और हाँ, अगर वो क्लोज ना भी हो तो भी हम अपने लूप को क्लोज कंसीडर करके हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन से इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को भी, क्योंकि आपको पता है जिस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट होगी, ठीक है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उसी डायरेक्शन में आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगी। तो फिर हम करंट को, बेसिकली जो लेंस लॉ है वो आपको इंड्यूस्ड करंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में, ठीक है। तो वो इंड्यूस्ड करंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में वो आप उससे आहज कर सकते हैं, डिराइव करा सकते हैं इंड्यूस्ड करंट के बाद। जो बात आप इंड्यूस्ड करंट के लिए करेंगे वही डायरेक्शन आपको पता है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ की भी होगी, ठीक है। Now let us apply the Lenz law to the coil in which the current is induced by the movement of the bar magnet। ठीक है, अब हम ये एक एक्सपेरिमेंट, ये सारी एक्सप्लेनेशन में ही आएगा कि आपने पहले भी देखा हुआ है कि अगर आप एक कॉयल ले लें और कॉयल के साथ सिर्फ आप गल्वेनोमीटर लगा लें ये चेक करने के लिए कि क्या इसमें से इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रही है, तो गल्वेनोमीटर की नीडल की जो, ये देखें जिस तरह से डायरेक्शन, जब गल्वेनोमीटर की नीडल जीरो से आगे की तरफ सेंसिटिव गल्वेनोमीटर की नीडल मूव करती है तो आपको पता चल जाता है कि इसमें से वाकई करंट जो है वो फ्लो कर रही है। और वो करंट इस सिचुएशन में, क्योंकि आपने कोई बैटरी नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं लगाया इस सर्किट में, सिर्फ गल्वेनोमीटर है, तो इस वक्त जो भी करंट इसमें से फ्लो करेगी, जो भी गल्वेनोमीटर की नीडल डिटेक्ट करेगी वो आपकी इंड्यूस्ड करंट होगी। अब कॉयल अपनी जगह पे स्टैटिक है, वो मूव नहीं कर रहा। आप क्या करें, बार मैग्नेट जिसका ये एंड नॉर्थ पोल है और ये एंड साउथ पोल है, आप इसको जब मूव कराएंगे टूवर्ड्स द कॉयल, और मूव कराने से क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कॉयल के भी दो एंड्स बन जाएंगे, और कॉयल का वो एंड जो कि इसके नॉर्थ की तरफ होगा वो नॉर्थ पोल के तौर पे एक्ट करेगा, और जो दूसरा एंड होगा, सेकंड एंड कॉयल का जो अवे फ्रॉम द मैग्नेट होगा वो साउथ पोल के तौर पे एक्ट करेगा। और दैट्स वाई जो करंट इंड्यूस होगी वो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट होगी, क्योंकि आप बार मैग्नेट को टुवर्ड्स राइट मूव करा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आपको पता है कि जब राइट साइड पे बार मैग्नेट मूव करेंगे तो करंट शुड बी इंड्यूस इन द लेफ्ट साइड। जब करंट लेफ्ट साइड पे इंड्यूस होगी तो लेफ्ट साइड का मतलब है कि ये एंड नॉर्थ पोल होगा और दूसरा एंड जो है वो साउथ पोल। तो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है वो अब आप डिटेक्ट कर सकते हैं। सो करंट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन करनी है ना। आप अपने बार मैग्नेट को राइट पे मूव कराएंगे तो जो करंट इंड्यूस होगी वो लेफ्ट साइड से इंड्यूस होगी, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉर्थ से ओरिजिनेट करेगी और साउथ पोल पर एंड करेगी। सो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द करंट जो आप इसमें स्टडी कर सकते हैं, और वो आपका गल्वेनोमीटर इंड्यूस्ड करंट को रीड आउट करेगा। तो ये वही सारा एक्सपेरिमेंट है कि लेट अस अप्लाई द लेंस लॉ टू द कॉइल इन विच द करंट इज इंड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। वी नो दैट इफ द करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू द बार मैग्नेट, one face of the coil act as the north pole while the other as the south pole। एक
अब ये नॉर्थ और साउथ पोल इसका क्यों बन गया, क्योंकि इसमें से करंट प्रोड्यूस हो रही है। और आपको पता है कि जब किसी कॉइल में करंट फ्लो करती है तो वो इसी तरह बिहेव करता है जैसे कोई बार मैग्नेट बिहेव करता है। जैसे बार मैग्नेट के दो पोल्स बन जाते हैं ना, नॉर्थ और साउथ पोल होता है, इसी तरह से जब इसमें इंड्यूस करंट फ्लो करेगी, जो कि ये गैल्वेनोमीटर आपको डिटेक्ट करके दे रहा है, तो इस इंड्यूस करंट के फ्लो करने की वजह से ये जो कॉइल है आपका, जो कि एक सिंपल कॉइल था, ये भी इस वक्त इसके इर्द गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है ना, ये भी एक बार मैग्नेट के तौर पे एक्ट करेगा और इसके भी दो पोल्स बन जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट जो इसमें से फ्लो कर रही है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये इसकी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद द टू नॉर्थ पोल्स विल देन रिपेल ईच अदर and the right hand rule applied to the coil suggests that the induced current must be in the anti-clockwise as seen from the side of the bar magnet। और दोनों नॉर्थ पोल एक दूसरे को चूंकि रिपेल करेंगे तो जो इंड्यूस्ड करंट है ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होनी है, तो वो हमेशा कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगी इस कॉइल के अंदर। अब अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ द पुश ऑफ द मैग्नेट इज द चेंज दैट प्रोड्यूसेस द इंड्यूस्ड करंट। अब आप इसको पुश कर रहे हैं ना, पुश करने का मतलब है किसी चीज़ को आगे की तरफ धकेलना। तो जब आप पुश करेंगे बार मैग्नेट को राइट साइड पे, तो आप देख रहे हैं कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो चेंज इन मैग्नेटिक एंड द करंट एक्ट्स टू अपोज द पुश। पुश की वजह से क्या हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो आपकी इंड्यूस्ड करंट होगी वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, जो उस पुश को अपोज करेगी। ठीक है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑन द अदर हैंड इफ वी पुल द मैग्नेट, अब आप बजाय इसको पुश करने के टुवर्ड्स राइट, अगर आप इसको पुल करें, पुल का मतलब होता है पीछे की तरफ खींचे, इसको पीछे की तरफ मूव कराएं, तो भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और तब जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या करेगा, फिर ये पोल्स ऑपोजिट हो जाएंगे। अगर आप इसको पुल कराएंगे ना पीछे की तरफ विद वेलोसिटी v, इस वक्त ये पुश हो रहा है, पुश उसको मूव करा रहा है टुवर्ड्स राइट, और अगर आप इसको पुल कराएं टुवर्ड्स लेफ्ट इस बार मैग्नेट को, तो पुल करने की वजह से जब आप उसकी डायरेक्शन ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं, तो उस वक्त जो करंट इंड्यूस होगी वो राइट साइड पे होनी चाहिए ना, यानी क्लॉकवाइज करंट होनी चाहिए। अब क्लॉकवाइज करंट कैसे होगी कि ये जो एंड है इसका, अब ये अब साउथ पोल बन जाएगा, और ये जो एंड है इसका जो कि पहले साउथ था वो अब नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ पोल अब आपका साउथ पोल बन जाएगा और साउथ पोल अब आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा। उस वक्त जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो किस तरह से हो जाएगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, पहले वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी, अब जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो कैसे हो जाएगी, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पुल की वजह से। सो पुश फोर्स जो है जब आप राइट साइड पे करते हैं उस वक्त डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, क्योंकि उस वक्त ये एंड नॉर्थ पोल और सेकंड एंड जो है वो साउथ पोल होता है। लेकिन जब आप पुल करेंगे बार मैग्नेट को, यानी लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, तो इंड्यूस करंट शुड बी इंड्यूस्ड इन द राइट साइड, और राइट साइड पे क्या होगा कि फिर जे एंड नॉर्थ जो राइट साइड पे होगा वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, और जो पहले नॉर्थ था वो अब साउथ बनेगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगी। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे आपको बताई है। द पुल बाय क्रिएटिंग द साउथ पोल ऑन द फेस ऑफ द कॉइल टुवर्ड्स द बार मैग्नेट, तो उस वक्त जो बार मैग्नेट की तरफ जो फेस ऑफ द कॉइल होगा वो साउथ पोल बन जाएगा, और सेकंड एंड जो है वो आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा, और करंट जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, द लेंज लॉ इज आल्सो अ स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत दफ़ा आपको एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि लेंज लॉ क्या है, अनदर स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है कि इसमें एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड होनी चाहिए, दैट कैन बी कन्वेंशनली अप्लाइड टू द सर्किट्स इन्वॉल्विंग द इंड्यूस्ड करंट्स। यानी इसका मतलब है कि लेंज लॉ से जो आप इंड्यूस्ड करंट्स पढ़े हैं, जो कन्वेंशनली आप सर्किट्स पे अप्लाई करते हैं, उसकी एनर्जी शुड बी कंजर्व रहनी चाहिए उन सर्किट्स के अंदर। To understand this, we consider once again the experiment when the rod moves towards the right, EMF is induced in it and an induced current flows through the loop in the anti-clockwise direction। इन्होंने दोबारा से उन्होंने कहा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से एनर्जी कंजर्व रहती है लेंज लॉ में, तो हम दोबारा से एक वो जो हमने पहले पढ़ा था वो जो कंडक्टिंग रेल्स का वो सर्किट ज़रा दोबारा अंडरस्टैंड करते हैं। ये वाला कि अगर आप दो कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर आप एक आयरन रॉड जो है वो मूव कराते हैं टुवर्ड्स राइट, तो आप देखें कि जब आप आयरन रॉड को, और मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर है इसके अंदर, और आपने लेफ्ट साइड पे जो है वो गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है इन दो एंड्स के दरमियान में, जब आप अपने रॉड को टुवर्ड्स राइट मूव कराते हैं विद वेलोसिटी v, तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होती है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, आप देखते हैं ना कि राइट साइड पे वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट साइड पे होती है, हमेशा उसको रोकने की कोशिश करती है। अब आपकी जो ड्रैगिंग फोर्स है, जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है, वो राइट साइड पे है, लेकिन जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, वो हम उसको लेफ्ट साइड पे रोकने की कोशिश करती है, अपोज करती है उसकी मोशन को। और दोनों ये मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है ना, ILB sin 90 हो जाता है, उस वक्त sin 90 हम मैक्सिमम लेते थे ना, I × L × B इसका फार्मूला होता था ना, तो वहाँ पे अगर आप उसको क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते थे sin 90 आता था, तो F = ILB उसका
फिर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होती है। और बाय राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द वेलोसिटी, सो इट टेंड्स टू स्टॉप द रॉड। वो कोशिश करता है कि रॉड को स्टॉप कराए। An external dragging force equal to the magnetic force in magnitude but opposite in the direction must be applied to keep the rod moving with constant velocity। ठीक है, तो अब आप एक्सटर्नल फोर्स इसी के बिल्कुल इक्वल इन, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो आप अपने हाथ से लगा रहे हैं, अब जो आप अपने हाथ से फोर्स लगा रहे हैं वो वाली फोर्स और ये वाली मैग्नेटिक फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। और इन दोनों फोर्सेस के मौजूदगी में इंड्यूस्ड करंट जो है वो जनरेट होगी और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको नजर आ रहा है, ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द रॉड जो है वो इंड्यूस होगी। दिस ड्रैगिंग फोर्स प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर द इंड्यूस्ड करंट टू फ्लो। दिस एनर्जी इज द सोर्स ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये वो सिचुएशन है कि जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा कि आप जो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है टू दिस मैग्नेटिक फोर्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन लगेगी, और इन दोनों फोर्सेस की मौजूदगी में एक एनर्जी जनरेट होगी जो कांस्टेंट एनर्जी होगी और जिसकी वजह से जो करंट है इंड्यूस होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द रॉड होगी। एंड दिस विल फॉलोज एंड दिस विल एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है वो होल्ड करेगी, ट्रू होल्ड करेगी और उसको फॉलो करेगी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, अब आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं ये पैराग्राफ कि ये सिचुएशन राइट नहीं है। ये वाली सिचुएशन राइट सिचुएशन थी जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता था, ट्रू होल्ड करता था, और ये वाली सिचुएशन जो है ये हमारी इन अकॉर्डेंस टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है, तो ये रॉन्ग सिचुएशन है। अब रॉन्ग सिचुएशन क्या है कि आप अगर ये कंसीडर कर लें कि आप रॉड को राइट साइड पे मूव करा रहे हैं और आपकी मैग्नेटिक फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, दोनों फोर्सेज अगर एक ही डायरेक्शन में होंगी तो फिर क्या होगा कि आपकी करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर सकती है, और अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगी तो फिर क्या होगा, ये सेल्फ परपेचुएटिंग आपका प्रोसेस बन जाएगा। सेल्फ परपेचुएटिंग प्रोसेस का मतलब होता है खुद ही स्टार्ट होगा, खुद ही अपने आप को आगे से एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, यानी मजीद एनर्जी आपको पता है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इंटर कन्वर्टेबल होता है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आप करेंगे जो कि सही सिचुएशन नहीं है कि दोनों फोर्सेस मैग्नेटिक फोर्स और अप्लाइड फोर्स अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हों, तो उस वक्त आपका सर्किट जो है वो सेल्फ परपेचुएटिंग सर्किट बजेगा एंड दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट होगा। इस सिचुएशन में ही जो कि रॉन्ग सिचुएशन है, इसी में आप कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में आप मोशन ऑफ द रॉड लेके आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फोर्स हो तो उसी डायरेक्शन में करंट भी इंड्यूस हो। अगर ये सब कुछ एक ही डायरेक्शन में होगा तो ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा विच इज नॉट राइट, और वो सही नहीं है। सो दिस सिचुएशन इज द रॉन्ग सिचुएशन। इसका मतलब है कि लेंस लॉ हमेशा जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बे करता है, वो हमेशा किस तरह से होता है, क्या बताता है आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द रॉड विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी आता है तो आपका इंड्यूस्ड करंट हमेशा उसकी डायरेक्शन को अपोज करता है। दिस इज द लेंस लॉ। आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Thanks for your attention. Take care. Allah Hafiz.